जिस औरत को एक रात के लिए 5 करोड़ की कीमत लगाई गई थी, आज वही औरत पूरे गांव के सामने सच लेकर खड़ी है। और जिस आदमी ने उसे खरीदना चाहा था, आज उसी के हाथों में हथकड़ी है। बिहार के एक छोटे से गांव सोनपुर की सुबह हमेशा की तरह धीरे धीरे जाग रही थी। हल्की ठंडी हवा, दूर मंदिर की घंटियों की आवाज और मिट्टी की खुशबू पूरे माहौल को सुकून दे रही थी। लेकिन इस सुकून के बीच एक ऐसी जिंदगी भी थी जो हर दिन संघर्ष से भरी हुई थी। गांव के बस स्टैंड के पास एक छोटी सी चाय की दुकान थी। टूटी फूटी लकड़ी की टेबल, एक पुराना चूल्हा और कुछ स्टील के गिलास, यही उसकी दुनिया थी। उस दुकान को चलाती थी सीमा। सीमा एक 28 साल की विधवा महिला, चेहरे पर सादगी, आंखों में दर्द और दिल में अनगिनत जख्म। उसका पति राजेश एक मजदूर था, मेहनती, सीधा सादा इंसान। लेकिन किस्मत ने उसे ज्यादा वक्त नहीं दिया। एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। उस दिन के बाद सीमा की जिंदगी जैसे रुक सी गई। लेकिन उसके पास रुकने का वक्त नहीं था, क्योंकि उसके पास था उसका 6 साल का बेटा छोटू। सुबह के 5 बजे ही सीमा उठ जाती थी, चूल्हा जलाती, चाय बनाती और अपने छोटे से बेटे को गोद में लेकर दुकान तक आती। छोटू अक्सर उसकी साड़ी पकड़कर बैठा रहता और मासूम आंखों से लोगों को देखता। सीमा हर दिन एक ही सपना देखती थी, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। लेकिन गरीबी हर दिन उस सपने को तोड़ने की कोशिश करती। कभी दूध खत्म हो जाता, कभी चाय पत्ती उधार लेनी पड़ती, कभी पूरे दिन में 100 रुपए भी नहीं बनते। फिर भी सीमा हार नहीं मानती। गांव वालों की सोच, गांव में कुछ लोग उसकी मेहनत की तारीफ करते थे, लेकिन कुछ लोग उसे गलत नजर से देखते थे। अकेली और जवान औरत है, पता नहीं क्या क्या करती होगी, ऐसी बातें अक्सर उसके कानों में पड़ती थी। सीमा सब कुछ सुनकर भी चुप रहती, क्योंकि उसे पता था जवाब देने से पेट नहीं भरता। एक दिन सब बदल गया। उस दिन दोपहर का वक्त था, गर्मी तेज थी और ग्राहक भी कम थे। सीमा चूल्हे के पास बैठी सोच रही थी कि आज शायद शाम तक भी 200 रुपए नहीं बनेंगे। तभी अचानक एक काली चमचमाती लग्जरी कार बस स्टैंड के पास आकर रुकी। पूरे गांव के लोग चौंक गए। अरे, ये कौन आया? लगता है कोई बड़ा आदमी है। सबकी नजर उस कार पर टिक गई। कार का दरवाजा खुला और बाहर उतरा एक 30 से 32 साल का स्मार्ट, अमीर लड़का। सफेद शर्ट, काला चश्मा, हाथ में महंगी घड़ी और चाल में घमंड साफ दिख रहा था। वो सीधे सीमा की चाय की दुकान की तरफ बढ़ा। पहली मुलाकात। लड़का दुकान पर आया और कुर्सी पर बैठ गया। एक चाय देना, उसने ठंडे लहजे में कहा। सीमा ने बिना कुछ बोले चाय बना दी। जब उसने चाय का पहला घूंट लिया तो उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई। वाह, चाय तो कमाल की है, उसने कहा। सीमा बस हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि तारीफ उसके लिए नई नहीं थी। लेकिन पेट नहीं भरती थी। अजीब नजरें, लेकिन कुछ अजीब था। वो लड़का बार बार सीमा को घूर रहा था। उसकी नजरों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो उसे परख रहा हो। सीमा को थोड़ा असहज महसूस हुआ। उसने नजरें झुका ली। अचानक ऑफर। चाय खत्म करने के बाद वो लड़का उठा और धीरे से सीमा के पास आकर खड़ा हो गया। उसने जेब से एक मोटी गड्डी निकाली और सीमा के सामने रखते हुए बोला, एक रात के 5 करोड़ दूंगा, मेरे साथ रूम पर चलो। सन्नाटा और तूफान। ये सुनते ही जैसे समय रुक गया। सीमा के हाथ कांपने लगे। उसके कानों में बस वही शब्द गूंज रहे थे, 5 करोड़। उसने अपने बेटे की तरफ देखा, जो जमीन पर बैठा मिट्टी से खेल रहा था। उसकी आंखों के सामने एक पल में सब घूम गया। बेटे की फीस, अच्छा घर, इलाज, सम्मान की जिंदगी। लेकिन उसी पल उसके अंदर की एक आवाज उठी,
क्या मैं अपने आत्मसम्मान को बेच दूं? सीमा का जवाब। सीमा ने धीरे धीरे उस पैसे की गड्डी को उठाया और जोर से उस आदमी के सामने फेंक दिया। मेरी गरीबी मत खरीदो साहब। मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन अपनी इज्जत नहीं बेचूंगी। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। गांव वाले जो दूर से देख रहे थे, अब सब पास आ गए। लड़के का रिएक्शन। वो लड़का पहले तो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर अचानक हल्का सा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान अजीब थी। ना गुस्सा, ना शर्म, बस एक रहस्यमयी मुस्कान। सोच लो, 5 करोड़ है, जिंदगी बदल जाएगी, उसने फिर कहा। सीमा का दूसरा जवाब। इस बार सीमा की आंखों में आग थी। जिंदगी बदलनी है तो मेहनत से बदलूंगी, आपके पैसे से नहीं। अजीब लड़का कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, आज नहीं तो कल तुम खुद मेरे पास आओगी। और वो मुड़कर कार की तरफ बढ़ गया। जाते जाते एक नजर कार में बैठते वक्त उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर सीमा को देखा। उसकी आंखों में अब कुछ और था, जैसे वो कोई प्लान बना रहा हो। सीमा की बेचैनी। उस दिन के बाद सीमा का दिल बेचैन रहने लगा। वो बार बार सोचती, वो आदमी कौन था? ऐसा क्यों बोला कि मैं खुद उसके पास जाऊंगी? उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी में अब एक ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। आगे क्या होगा? क्या सीमा सच में उस आदमी के पास जाएगी, या उस आदमी का कोई बड़ा राज छुपा है? उस दिन के बाद सीमा ने खुद को पहले से भी ज्यादा काम में झोंक दिया। वह चाहती थी कि उस अजीब अमीर लड़के की बातें उसके दिमाग से निकल जाए। मगर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कानों से नहीं, सीधे आत्मा में उतर जाती है। एक रात के 5 करोड़, ये वाक्य उसके मन के किसी अंधेरे कोने में बार बार चमक उठता और फिर वो झुंझलाकर खुद को डांट देती, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं टूटूंगी नहीं। वो मन ही मन कहती। सुबह वही चूल्हा, वही उबलती केतली, वही बस स्टैंड, वही थके हुए मुसाफिर, वही खेतों में जाने वाले मजदूर, वही टीन की छत पर पड़ती धूप की चुभन। पर अब उसके अंदर एक अस्थिरता बस गई थी, जैसे किसी ने शांत नदी में पत्थर फेंक दिया हो। चोटू भी कुछ दिनों से बार बार खांस रहा था। पहले सीमा ने सोचा मौसम का असर होगा। उसने अदरक, तुलसी और गुड़ का काढ़ा बनाकर पिलाया, मगर खांसी कम होने के बजाय बढ़ती गई। रात में बच्चे का सीना बजने लगता। वह नींद में कराहता तो सीमा की रूह कांप जाती। एक रात जब आसमान में बादल गरज रहे थे और टपटप बारिश की बूंदें झोंपड़ी की छत से टपक रही थी, चोटू अचानक तेज बुखार में तपने लगा। उसका नन्हा बदन अंगारे की तरह गर्म हो गया। वो हाफते हुए बोला, मां, सीना दुख रहा है। सीमा घबरा गई। उसने तुरंत पड़ोस की बुजुर्ग औरत गौरी काकी को आवाज दी, काकी, जरा देखो न, चोटू को क्या हो गया। गौरी काकी दौड़ी हुई आई, बच्चे का माथा छुआ, फिर चिंता से बोली, सीमा, इसे सुबह तक मत रोकना, शहर के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। मामला ठीक नहीं लग रहा। सीमा की धड़कनें तेज हो गई। लेकिन काकी, पैसे? गौरी काकी ने उसकी आंखों में वो डर पढ़ लिया जो हर गरीब मां की आंखों में बीमारी के समय उतर आता है। पहले बच्चे को बचा, पैसे बाद में सोचेंगे। रात भर सीमा ने चोटू को सीने से लगाया रखा। कभी गीली पट्टी रखती, कभी पानी पिलाती, कभी भगवान से मिन्नतें करती। भोर होते ही उसने दुकान खोले बिना ही चोटू को गोद में उठाया और शहर के सरकारी अस्पताल की तरफ निकल पड़ी। अस्पताल की चौखट पर, अस्पताल में हमेशा की तरह भीड़ थी। कोई स्ट्रेचर पर कराह रहा था, कोई लाइन में बहस कर रहा था, कोई दवा काउंटर पर चिल्ला रहा था। इस शोर के बीच सीमा अपने बच्चे को बाहों में कसकर पकड़े एक कोने से दूसरे कोने तक भागती रही। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को देख लीजिए। बहन, पहले पर्ची बनाओ।
उधर लाइन में जाओ, अभी डॉक्टर राउंड पर है। उसका सिर चकराने लगा। चोटू की सांस और तेज चल रही थी। आखिरकार एक जूनियर डॉक्टर ने बच्चे को देखा। उसने स्टेथोस्कोप लगाया, कुछ टेस्ट लिखे और गंभीर आवाज में कहा, बच्चे के फेफड़ों में इंफेक्शन है, तुरंत इलाज शुरू करना होगा। कुछ टेस्ट अभी होंगे और शायद शहर के बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल रेफर करना पड़े। कितना खर्चा आएगा डॉक्टर बाबू? सीमा ने कांपती आवाज में पूछा। डॉक्टर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। शायद उसकी फटी साड़ी, पुराने चप्पल और हाथों की जली हुई उंगलियों ने सब बता दिया था। उसने धीमे से कहा, कम से कम 50-60 हजार अभी, और अगर हालत बिगड़ी तो उससे भी ज्यादा। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पास कुल मिलाकर 800 रुपए थे, जिनमें से 200 किराए में चले गए थे। मजबूरी का पहला वार। अस्पताल के बरामदे में बैठकर वो रो पड़ी। चोटू उसकी गोद में निढाल पड़ा था। उसने बच्चे का चेहरा चूमा और मन ही मन बुदबुदाई, हे भगवान, मेरे बच्चे को कुछ मत होने देना। मुझ पर जो दुख देना है दे देना। उसने गांव के 2-3 जानने वालों को फोन लगाया। किसी ने कहा, अभी हाथ तंग है। किसी ने कहा, 2-4 हजार चाहिए तो देखेंगे। किसी ने फोन ही नहीं उठाया। फिर उसे याद आया, सूदखोर महाजन हरिराम। वही हरिराम जो पहले भी कई गरीबों की जमीन कागजों में निगल चुका था। सीमा उसी के पास भागी। हरिराम अपनी दुकान पर खाट पर बैठा हुक्का पी रहा था। उसे देखते ही होंठ सिकोड़ कर बोला, अरे सीमा, इतनी सुबह सुबह क्या हुआ? मेरा बच्चा अस्पताल में है महाजन जी, पैसे चाहिए, मैं हाथ जोड़ती हूं। हरिराम ने सिर से पांव तक उसे देखा, फिर बनावटी हमदर्दी से बोला, कितना? 50 हजार। 50 हजार? वो हंस पड़ा। इतना पैसा कोई मजाक में नहीं देता। मैं दुकान गिरवी रख दूंगी, जो कहेंगे करूंगी। हरिराम की आंखों में गंदी चमक उतर आई। वो कुर्सी से थोड़ा आगे झुककर बोला, दुकान तो तेरी है ही कितनी, और वैसे भी उधार देने से पहले कुछ भरोसा चाहिए। सीमा ने उसकी नजर पढ़ ली। वो पीछे हट गई। आप साफ साफ कहिए क्या चाहते हैं? हरिराम की आवाज धीमी हो गई, रात मेरे फार्म हाउस पर आ जा, फिर समझ लेना 50 क्या 1 लाख भी मिल जाएगा। सीमा जैसे पत्थर हो गई। उसके कान सुन्न पड़ गए। दुनिया एक बार फिर उसे उसी दलदल में धकेल रही थी जहां उसकी गरीबी उसके स्त्री होने से लड़ रही थी। उसने दांत भींच लिए। मैं मर जाऊंगी, पर ये नहीं करूंगी। हरिराम ने कंधे उचकाए। तो फिर अपने बच्चे को भगवान के भरोसे छोड़ दे। सीमा की आंखों में खून उतर आया। वो बिना कुछ बोले वहां से निकल गई, मगर भीतर से वो टूट चुकी थी। बारिश, सड़क और निराशा। शाम तक आसमान में काले बादल छा गए। सीमा अस्पताल से दवा की पर्ची हाथ में लिए सड़क किनारे बैठी थी। कोई सहारा नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई रास्ता नहीं। बारिश शुरू हो गई। लोग छत के नीचे भागने लगे, दुकानों के शटर गिरने लगे, मगर सीमा वही बैठी रही। उसकी हथेली में मुड़ी हुई वह पर्ची थी जिस पर दवाइयों की सूची लिखी थी। हर दवा उसके लिए पहाड़ जैसी थी। तभी उसके दिमाग में वही आवाज गूंजी, आज नहीं तो कल तुम खुद मेरे पास आओगी। उसने दोनों कानों पर हाथ रख लिए। नहीं, नहीं, पर मजबूरी बहुत क्रूर होती है। वह इंसान से वही सोचवा देती है जिसकी कल्पना भी वो नहीं करना चाहता। सीमा ने पहली बार अपने मन से पूछा, अगर मेरी इज्जत और मेरे बच्चे की जान के बीच चुनना पड़े तो? यह सवाल ही उसके लिए जहर था। वो फूट फूट कर रो पड़ी। पुराने कप में मिली एक पर्ची। बारिश थमी तो उसे याद आया कि उस अमीर लड़के ने जिस दिन चाय पी थी, जाते जाते मेज पर कुछ छोड़ा भी था। उस दिन घबराहट में उसने ध्यान नहीं दिया था। दुकान 2 दिन से बंद थी, मगर शायद वह चीज अभी भी वहीं हो। रात होने लगी थी, पर सीमा अस्पताल से गांव भागी। उसने दुकान खोली। चूल्हा ठंडा था,
मिट्टी जमा थी और कोने में वही पुरानी मेज पड़ी थी। उसने कपों के बीच तलाश शुरू की। तभी स्टील के गिलास के नीचे उसे एक छोटा सा कार्ड मिला। उस कार्ड पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, विराज सिंह, वीएस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। नीचे एक मोबाइल नंबर और शहर के सबसे महंगे होटल का नाम। सीमा की उंगलियां कांपने लगी। विराज सिंह, तो ये उसका नाम था। उसने कार्ड मुट्ठी में कस लिया। उसकी आंखों के सामने चोटू का तपता चेहरा तैर गया। फोन जो कांपते हाथों से लगाया गया। गांव के पीसीओ अब लगभग बंद हो चुके थे, मगर बस स्टैंड के पास एक मोबाइल रिपेयर की दुकान थी जहां से लोग कभी कभी कॉल कर लेते थे। दुकानदार रमेश उसे जानता था। रमेश भैया, एक फोन करना है, सीमा ने धीमे से कहा। रमेश ने नंबर मिलाकर मोबाइल उसके हाथ में दे दिया। सीमा का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था सामने वाला फोन उठाने से पहले ही वो बेहोश हो जाएगी। 2 रिंग, 3 रिंग, फिर उधर से वही ठंडी, संयत आवाज आई। हेलो। सीमा की आवाज गले में अटक गई। जी, मैं सीमा बोल रही हूं। चाय वाली। कुछ पल की चुप्पी, फिर हल्की मुस्कान जैसी आवाज। मुझे पता था तुम फोन करोगी। सीमा की पलकों पर आंसू आ गए। ये वाक्य तीर की तरह लगा, पर उसने खुद को संभाला। मुझे पैसे चाहिए। कितने? उसने पूछा। मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, इलाज के लिए। उधर से शांत जवाब आया, राशि से फर्क नहीं पड़ता। तुम होटल आ जाओ, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। सीमा का गला सूख गया, लेकिन वह बोला, रूम नंबर मैं मैसेज कर देता हूं। और फोन कट गया। सीमा जड़ हो गई। रमेश उसे अजीब नजर से देख रहा था, पर उसने कुछ नहीं पूछा। वो बस धीरे धीरे दुकान से बाहर निकल आई। होटल की दहलीज से पहले की रात। उस रात सीमा ने खुद को आईने में देखा। उसकी आंखें सूजी हुई थी, बाल बिखरे थे, चेहरा थका हुआ था। उसने अपनी पुरानी नीली साड़ी निकाली जो उसने राजेश की बरसी पर पहनी थी। उसे हाथ में लेते ही उसके आंसू निकल पड़े। राजेश, मुझे माफ कर देना, वो सुबक पड़ी। मैं गलत नहीं होना चाहती, पर हमारे बच्चे को बचाना है। उसने फिर खुद को झटका। नहीं, अभी कुछ हुआ भी नहीं है। शायद कोई और रास्ता निकल आए। मगर कोई रास्ता नहीं निकला। चोटू को वो फिर अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने डांट कर कहा, दवाइयां अभी शुरू करनी होंगी, देरी जानलेवा हो सकती है। ये सुनकर उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। गौरी काकी ने कहा, मैं बच्चे के पास बैठ जाती हूं। तू जहां जाना है जा, बस बच्चे को बचा ला। सीमा ने काकी के पैर छू लिए। वो रात के अंधेरे में शहर जाने वाली बस में बैठ गई। उसके हाथ में सिर्फ एक छोटा पर्स था, जिसमें कार्ड, कुछ सिक्के और भगवान की एक छोटी तस्वीर थी। बस की खिड़की से बाहर अंधेरा भाग रहा था। भीतर उसकी आत्मा कांप रही थी। शहर का जगमगाता होटल। शहर पहुंचकर वो उस बड़े होटल के सामने उतरी तो उसकी आंखें चौंधिया गई। कांच की ऊंची इमारत, चमकदार फर्श, खुशबू से भरी लॉबी, सूट पहने कर्मचारी। उसे लगा जैसे वह किसी और दुनिया में आ गई हो। एक ऐसी दुनिया जहां गरीबी का प्रवेश सिर्फ तमाशा बनकर होता है। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर पूछा, हाँ? सीमा ने कांपते हुए कार्ड आगे कर दिया। मुझे विराज सिंह से मिलना है। लड़की के चेहरे का भाव बदल गया। उसने तुरंत फोन मिलाया, फिर सिर हिलाकर कहा, रूम 907। सीमा के पैरों में जैसे सीसा भर गया। लिफ्ट में खड़ी वह लगातार भगवान का नाम ले रही थी। उसके हाथ पसीने से भीग रहे थे। लिफ्ट रुकी। लंबा कारपेट वाला कॉरिडोर, दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स। दूर रूम नंबर 907। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। दरवाजे के सामने पहुंचकर उसकी सांस अटक गई। उसने मुट्ठी उठाई, फिर वापस खींच ली।
आंखें बंद की। चोटू का चेहरा याद आया। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कम इन। दरवाजा थोड़ा खुला था। उसने उसे धकेला और अंदर कदम रखा। कमरे के अंदर जो देखा उससे होश उड़ गए। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। सामने बड़ी खिड़की, मुलायम सोफा, मेज पर पानी, और कमरे के बीच खड़ा था विराज सिंह। वही सफेद शर्ट, वही शांत चेहरा, मगर इस बार उसकी आंखों में पहले जैसा घमंड नहीं दिख रहा था। सीमा अंदर आते ही साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ ली। उसका सिर झुका हुआ था। वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। विराज ने धीरे से कहा, बैठ जाओ। सीमा वहीं खड़ी रही। मैं पैसे लेने आई हूं, उसने टूटती आवाज में कहा। मेरे बच्चे की जान पर बनी है। विराज कुछ कदम आगे बढ़ा। उसने टेबल की दराज खोली और एक फाइल निकाली। फिर मेज पर एक चेकबुक, कुछ कागज और एक छोटा सा फोटो फ्रेम रख दिया। पैसे मिल जाएंगे, उसने शांत स्वर में कहा, लेकिन पहले ये देखो। सीमा ने कांपती नजरों से उस फोटो फ्रेम की तरफ देखा और अगले ही पल उसकी आंखें फैल गई। उस फ्रेम में जो तस्वीर थी, उसे देखकर उसके होश उड़ गए। वह तस्वीर उसके दिवंगत पति राजेश की थी। सीमा का पूरा शरीर कांप उठा। उसके मुंह से सिर्फ एक टूटी हुई आवाज निकली, ये फोटो आपके पास कैसे? विराज ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब पहली बार दर्द था। उसने धीमे मगर साफ शब्दों में कहा, क्योंकि राजेश सिर्फ तुम्हारा पति नहीं था सीमा, वो मेरा बड़ा भाई था। सीमा की दुनिया जैसे उसी पल रुक गई। उसके हाथ से पर्स नीचे गिर गया। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो लड़खड़ाकर पास की कुर्सी पर बैठ गई। नहीं, ये झूठ है। उसके होंठ कांप रहे थे। विराज की आवाज भारी हो गई। झूठ नहीं, बहुत बड़ा सच है, और इसी सच तक पहुंचने के लिए मुझे तुम्हें उस हद तक धक्का देना पड़ा जहां तुम मजबूरी में खुद मेरे पास आओ। सीमा स्तब्ध थी। रोना, गुस्सा, डर, अपमान, सब एक साथ उमड़ पड़े। अगर आप उसके भाई थे तो उस दिन मेरी इज्जत का सौदा क्यों किया? उसने चीखते हुए पूछा। क्यों किया आपने ऐसा? विराज ने नजरें झुका ली। क्योंकि मुझे यकीन करना था कि मेरे भाई ने जिस औरत से शादी की थी वो सच में वैसी है जैसी उसने मुझे बताया था, या फिर उसकी मौत के बाद इस दुनिया ने उसे बदल दिया है। सीमा का चेहरा अपमान से जल उठा। तो मेरी परीक्षा ले रहे थे आप? विराज ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। हां, और मैं हार गया, तुम जीत गई। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। सीमा के लिए यह सच किसी बिजली से कम नहीं था। पति का कभी जिक्र न हुआ भाई, इतनी दौलत, इतनी नफरत, इतनी अजीब परीक्षा। ये कहानी सिर्फ शुरू हुई थी। एक और बड़ा सच अभी बाकी था। विराज ने फाइल उसकी तरफ सरकाई और कहा, राजेश की मौत हादसा नहीं थी। सीमा ने सिर उठाया। उसकी सांस रुक गई। विराज ने अगला वाक्य धीरे धीरे कहा, मेरे भाई का खून हुआ था, और उस खून के पीछे जो लोग हैं उनमें तुम्हारे गांव के कुछ लोग भी शामिल हैं। सीमा पत्थर बन गई। उसके सामने अब सिर्फ एक सवाल था। राजेश की मौत अगर हादसा नहीं थी तो फिर इतने सालों से उसे झूठ क्यों बताया गया? और अगर यह सच है तो सबसे बड़ा झटका अभी बाकी है। अब कहानी पूरी तरह पलट गई है। अब बात सिर्फ गरीबी या मजबूरी की नहीं रही। अब बात है राजेश की मौत, छुपे हुए रिश्ते और एक खतरनाक साजिश की। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि जैसे हवा भी ठहर गई हो। सीमा कुर्सी पर बैठी थी, आंखें फैली हुई, सांसें तेज, और दिमाग पूरी तरह सुन्न। उसके सामने खड़ा था वही आदमी जिसने कुछ घंटों पहले उसकी इज्जत का सौदा करने की बात की थी। और अब वही आदमी कह रहा था, राजेश की मौत हादसा नहीं,
हत्या थी। सच का पहला झटका। नहीं, ये नहीं हो सकता, सीमा बुदबुदाई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैंने अपनी आंखों से देखा था। लोग कह रहे थे ट्रक से टक्कर हुई। पुलिस आई थी। सबने कहा हादसा था। विराज धीरे धीरे उसके सामने आकर खड़ा हो गया। हां, सबने यही कहा था, क्योंकि सच दबा दिया गया था। वो फाइल जिसने सब बदल दिया। विराज ने टेबल पर रखी फाइल खोली। उसमें कुछ फोटो, कागज और एक पेन ड्राइव थी। उसने एक फोटो सीमा के सामने रखी। सीमा ने जैसे ही फोटो देखा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो फोटो उसी रात का था, जिस रात राजेश की मौत हुई थी। लेकिन फोटो में ट्रक नहीं था। फोटो में दो आदमी थे, जो राजेश को पकड़कर खींच रहे थे। सीमा का पूरा शरीर कांप उठा। ये क्या है? विराज की आवाज भारी हो गई। ये सच है। राजेश कौन था? विराज ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया। राजेश सिर्फ एक मजदूर नहीं था सीमा। वो मेरे पापा के बिजनेस का असली वारिस था। सीमा चौंक गई। क्या? हां, हम दोनों भाई थे, लेकिन हमारे पापा ने दूसरी शादी की थी। राजेश पहले घर का बेटा था और मैं दूसरे घर का। टूटे हुए रिश्ते। जब पापा की मौत हुई तो पूरे बिजनेस पर झगड़ा हुआ। मेरी मां चाहती थी कि सब कुछ मुझे मिले, और राजेश, उसे सिर्फ अपना हक चाहिए था। लेकिन उसने लड़ाई नहीं की। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। वो ऐसा ही था, शांत, सीधा। विराज ने सिर हिलाया। हां, वो लड़ाई से दूर चला गया, सब छोड़कर तुम्हारे साथ इस गांव में आकर रहने लगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते थे कि वो जिंदा रहे। सीमा ने कांपते हुए पूछा, कौन लोग? सबसे बड़ा नाम सामने आया। विराज ने धीरे धीरे कहा, तुम्हारे गांव का महाजन, हरिराम। सीमा के हाथ से फाइल गिर गई। नहीं, वो तो वो ही है, विराज ने बीच में ही कहा। उसने हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर राजेश को रास्ते से हटाया। क्यों? क्योंकि उसे पता था, अगर राजेश जिंदा रहा तो एक दिन सब कुछ वापस ले लेगा। और हरिराम उसी जमीन और पैसे पर कब्जा करना चाहता था। सीमा का गुस्सा। सीमा की आंखों में अब आंसू नहीं थे, अब वहां सिर्फ आग थी। उसने मेरे पति को मार दिया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें दर्द से ज्यादा गुस्सा था। सबूत जो सब खत्म कर देगा। विराज ने पेन ड्राइव उठाई। इसमें उस रात का वीडियो है। मेरे आदमी ने रिकॉर्ड किया था, लेकिन डर के मारे सामने नहीं आया। अब वो मेरे पास है, लेकिन एक समस्या थी। हम सीधे पुलिस के पास क्यों नहीं जाते? सीमा ने पूछा। विराज ने कड़वी हंसी हंसी। क्योंकि हरिराम अकेला नहीं है, उसके पीछे बड़े बड़े लोग हैं। पुलिस भी खरीदी जा चुकी है। अब क्या होगा? कमरे में एक भारी चुप्पी छा गई। सीमा धीरे धीरे उठी। तो अब क्या करेंगे? उसकी आवाज बदल चुकी थी। अब वो डरने वाली सीमा नहीं थी। अब वो एक पत्नी थी, जिसे अपने पति का इंसाफ चाहिए था। विराज का प्लान। विराज ने उसकी आंखों में देखा। हम उसे उसी के खेल में हराएंगे, सबके सामने, उसी गांव में जहां उसने सब छुपाया। खतरनाक योजना। कल गांव में एक बड़ा समारोह है, जहां हरिराम खुद आएगा। वहीं सबके सामने हम उसका सच उजागर करेंगे। लेकिन खतरा। लेकिन ये आसान नहीं होगा। वो हमें मारने की भी कोशिश कर सकता है। सीमा का फैसला। सीमा ने बिना सोचे कहा, मैं तैयार हूं। उसने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं उससे उसका सच छीनूंगी। मां और पत्नी का संघर्ष। लेकिन अगले ही पल उसे चोटू याद आया। लेकिन मेरा बच्चा। उसकी आंखों में फिर आंसू आ गए। विराज का वादा।
विराज ने पहली बार उसके सामने झुककर कहा, मैं तुम्हें वादा करता हूं, तुम्हारे बेटे का इलाज मैं कराऊंगा, उसे कुछ नहीं होगा। सीमा की आंखों में नया विश्वास। सीमा ने पहली बार विराज की आंखों में भरोसा देखा। शायद वो गलत था, लेकिन उसका इरादा अब साफ था। उधर अस्पताल में गौरी काकी चोटू के पास बैठी थी। मशीन बीप कर रही थी। डॉक्टर भाग दौड़ कर रहे थे। हालत और खराब हो रही थी। समय कम था। सीमा के पास अब सिर्फ दो रास्ते थे, या तो अपने बच्चे को बचाए या अपने पति को इंसाफ दिलाए। लेकिन इस बार उसे दोनों करना था। आखिर होटल से बाहर निकली। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। उसने आसमान की तरफ देखा। राजेश, मैं आ रही हूं, तुम्हारा इंसाफ लेकर गांव में सामना। अगली सुबह सोनपुर गांव में असामान्य हलचल थी। गांव के चौपाल में एक बड़ा समारोह होने वाला था। मंच सज चुका था। कुर्सियां लग चुकी थी। ढोलन गाड़े बज रहे थे। गांव के बड़े बड़े लोग, नेता और खास मेहमान आने वाले थे। और इस पूरे कार्यक्रम का मुख्य अतिथि था महाजन हरिराम। वही हरिराम जिसने राजेश की हत्या करवाई थी। सीमा की एंट्री। भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही थी। तभी दूर से एक काली कार आकर रुकी। लोग चौंक गए। अरे, ये तो शहर वाली गाड़ी है। कौन आया है? कार का दरवाजा खुला और बाहर उतरी सीमा। लेकिन आज की सीमा पहले वाली नहीं थी। साड़ी साफ और सलीके से पहनी हुई। चेहरे पर डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास। आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उसके पीछे खड़ा था विराज सिंह। पूरा गांव हैरान रह गया। हरिराम की घबराहट। मंच पर बैठा हरिराम जैसे ही सीमा को देखता है, उसका चेहरा एकदम बदल जाता है। ये यहां क्या कर रही है? उसके माथे पर पसीना आने लगता है। सामना शुरू। सीमा सीधे मंच की तरफ बढ़ती है। भीड़ रास्ता देने लगती है। वो माइक पकड़ती है और पूरे गांव के सामने बोलती है, आज मैं यहां चाय बेचने नहीं आई हूं, आज मैं सच बेचने आई हूं। और वो भी मुफ्त में। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। पहला झटका। सीमा ने हाथ उठाकर कहा, आप सब लोग जानते हैं, मेरे पति राजेश की मौत एक हादसा बताई गई थी। भीड़ में कुछ लोग सिर हिलाने लगे। लेकिन आज मैं बताऊंगी, वो हादसा नहीं था, वो हत्या थी। भीड़ में हड़कंप। पूरा गांव शोर में बदल गया। क्या? हत्या? ये क्या बोल रही है? हरिराम उठकर चिल्लाया, चुप हो जा सीमा, ये सब झूठ है। सीमा का जवाब। सीमा ने उसकी तरफ उंगली उठाई। झूठ नहीं, सच है। और आज ये सच सबके सामने आएगा। सबूत का धमाका। विराज आगे बढ़ता है। वो एक बड़ी स्क्रीन लगवाता है। अगर हिम्मत है तो देख लो। वीडियो चलाया जाता है। सच सामने। वीडियो में साफ दिखाई देता है। रात का अंधेरा। राजेश को दो आदमी पकड़कर खींच रहे हैं और सामने खड़ा है हरिराम। इसे खत्म कर दो, उसकी आवाज साफ सुनाई देती है। पूरा गांव सन्न रह गया। हरिराम का डर। हरिराम का चेहरा सफेद पड़ गया। ये झूठ है, एडिट किया गया है। विराज की एंट्री। विराज माइक पकड़ता है। मैं विराज सिंह, वीएस ग्रुप का मालिक और राजेश का छोटा भाई। पूरा गांव हक्का बक्का रह गया। पूरा सच। राजेश इस पूरे बिजनेस का असली वारिस था और हरिराम ने अपने लालच के लिए उसका खून करवाया। भीड़ का गुस्सा। अब भीड़ भड़क उठी। हत्यारा है ये, इसे सजा मिलनी चाहिए। पुलिस की एंट्री। तभी पुलिस की गाड़ी आती है। इंस्पेक्टर उतरता है। हरिराम, तुम्हें राजेश की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस हरिराम को पकड़ती है। उसके हाथ में हथकड़ी लगाई जाती है। वो चिल्लाता है, सीमा, तूने मेरे साथ धोखा किया। सीमा का आखिरी जवाब।
सीमा उसकी आंखों में देखकर कहती है, धोखा नहीं, इंसाफ किया है। तूने मेरे पति को छीना था, आज मैंने तुझसे तेरी आजादी छीन ली। इमोशनल मोमेंट। भीड़ में खड़े लोग रोने लगे। गौरी काकी की आंखों में आंसू थे। आज मेरी बेटी जीत गई। उधर अस्पताल में छोटू आईसीयू में था। मशीन बीप कर रही थी। डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे थे। सीमा दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचती है। मां का दर्द। डॉक्टर, मेरा बच्चा। डॉक्टर मुस्कुराता है, अब खतरे से बाहर है। सीमा वहीं जमीन पर बैठकर रो पड़ती है। भगवान, धन्यवाद। विराज का साथ। विराज पास आकर कहता है, मैंने कहा था उसे कुछ नहीं होगा। राजेश की याद। सीमा आसमान की तरफ देखती है। राजेश, आज तुम्हें इंसाफ मिल गया। तुम्हारा बेटा भी बच गया। कुछ महीने बाद गांव में अब सब बदल चुका था। सीमा की चाय की दुकान अब एक बड़ा ढाबा बन चुकी थी। छोटू स्कूल जाने लगा। लोग अब उसे इज्जत से देखते थे। सीमा की नई पहचान। अब लोग कहते थे, ये वही सीमा है जिसने अपने पति को इंसाफ दिलाया और अपनी इज्जत भी बचाई। सब आज उसके पास आया। सीमा, मैं चाहता हूं तुम और छोटू शहर चलो, हमारे साथ रहो। सीमा मुस्कुराई, नहीं, मेरी दुनिया यही है, लेकिन आप हमेशा हमारे अपने रहेंगे। गरीबी इंसान को मजबूर कर सकती है, लेकिन इंसान की असली ताकत उसका आत्मसम्मान होता है। और जब एक मां ठान ले तो वो दुनिया बदल सकती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में जरूर बताइए आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा इमोशनल लगा। धन्यवाद।